दोस्तों, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी झुक जाएगा, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्ण कुमार जोशी सेवता मिशन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे और पाचन तंत्र में हम भोजन के मार्ग के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये सीखा कि जो भोजन हम अंतःग्रहण करते हैं वो मुख गुहा में दांतों और जीभ की सहायता से बोलस में परिवर्तित हो जाता है और फिर वह भोजन ग्रसनी में चला जाता है और ग्रसनी से गलट नामक छिद्र से वह भोजन ग्रासनाल में प्रवेश कर जाता है। ग्रासनाल के संदर्भ में हमने एक विशेष बात ये देखी थी कि ग्रासनाल की दीवारों में एक गति उपस्थित होती है जिसे कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति? कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। दोस्तों, हमने यह भी सीखा कि ये कर्मानुकुंचन गति ग्रासनाल की दीवारों में दो विशेष प्रकार की पेशियों के उपस्थित हो सकने के कारण ही संभव है। वह पेशियाँ कौन कौन सी? वह पेशियाँ आंतरिक वर्तुलाकार पेशियाँ और बाहरी अनुदैर्घ्य पेशियाँ। दोस्तों, यह पेशियाँ एकांतर क्रम में क्या करती है? संकुचन और शिथिलन करती है। एकांतर क्रम का क्या मतलब है दोस्तों? एकांतर क्रम का मतलब ये है कि जब वर्तुल पेशियाँ संकुचित होगी उसी समय अनुदैर्घ्य पेशियाँ शिथिल अवस्था में रहेगी। और हम यह भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि जब वर्तुल पेशियाँ शिथिल अवस्था में रहती है उसी समय अनुदैर्घ्य पेशियाँ संकुचित अवस्था में रहेगी। दोस्तों, इनके इन प्रकार के संकुचन और शिथिलन से क्या होगा? एक तरंगनुमा गति उत्पन्न होगी जिसे ही हम कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। दोस्तों, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार संकुचन और शिथिलन से एक तरंगनुमा गति उत्पन्न हुई है और इस बोलस को इन गति के कारण एक धक्का महसूस हुआ है और यह बोलस अब ग्रासनाल से अमाशय की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब यह बोलस ग्रासनाल से अमाशय में प्रवेश कर जाएगा। ग्रासनाल से अमाशय में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, अमाशय क्या है? अमाशय एक जे आकार का लचीला अंग है। एक लचीला अंग है जो जिसकी स्थिति क्या है? जिसकी स्थिति हमारी उदर गुहा में बाईं ओर डायाफ्राम के नीचे उपस्थित होता है। दोस्तों, एक बार यहाँ तक आप दोस्तों, अब हम अमाशय के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अमाशय एक जे आकार का लचीला अंग है जिसकी स्थिति हमारी उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे बाईं ओर है। ये डायाफ्राम क्या है दोस्तों? इस डायग्राम के बाद समझिएगा कि डायाफ्राम एक पेशीय पर्दा है। डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक पेशीय पर्दा है जो हमारी संपूर्ण बॉडी कैविटी को दो भागों में विभाजित करेगा। ऊपर की बॉडी कैविटी को हम कहेंगे वक्षीय गुहा और नीचे की बॉडी कैविटी कहलाएगी उदरीय गुहा। ठीक है दोस्तों, ये डायाफ्राम एक गुंबद के आकार का पेशीय संरचना है जो कि श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे हम श्वसन तंत्र में भी डिस्कशन करेंगे। इसी डायाफ्राम के नीचे बाईं ओर हमारा अमाशय स्थित होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है। 4 से 5 घंटे तक भोजन अमाशय में संग्रहित रहता है और इसकी मात्रा कितनी होती है? यानी कि अमाशय में भोजन की मात्रा 3 से 4 लीटर तक भोजन अमाशय में क्या रह सकता है? संग्रहित रह सकता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी अमाशय में अनुदैर्घ्य पेशियों और वर्तुलाकार पेशियों के अलावा एक
विशेष पेशी तिरछी पेशियां भी पाई जाती है। इन तिरछी पेशियों से अमाशय में मंथन गतियां उत्पन्न होगी। कौन सी गति उत्पन्न होगी? मंथन गति उत्पन्न होगी। हमने ये सीखा दोस्तों कि वर्तुलाकार पेशियां और अनुदैर्घ्य पेशियों की सहायता से कर्मानुकुंचन गतियां उत्पन्न होती है, उसी प्रकार तिरछी पेशियों की सहायता से अमाशय में मंथन गतियां उत्पन्न होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। इसी अमाशय में 4 विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसी अमाशय में 4 विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो कि जठर रस का स्त्रवण करती है। ये विशेष कोशिकाएं कौन कौन सी होगी और इसे जठर रस का संगठन कौन सा होगा, क्या होगा, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसमें अभी इतना आपको ध्यान रखना है कि जठर रस में एक अम्ल होता है HCl अम्ल। वह HCl अम्ल अमाशय में अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा और क्या करेगा, और बोलस के साथ जो आए सूक्ष्म जीव है उनको नष्ट करेगा। बस इतना ध्यान में रखिएगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे इस जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और इसका निर्माण कौन कौन सी कोशिकाएं करती है। ठीक है दोस्तों, इन मंथन गतियों और इस जठर रस को जब बोलस पर मिलाया जाएगा, इन मंथन गतियों और जठर रस को जब बोलस पर मिलाया जाएगा, तब यह बोलस एक लिक्विड फूड में चेंज हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि अमाशय में जो भोजन पाया जाएगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा और उसका नाम क्या होगा, कायम होगा। ठीक है दोस्तों, इस कायम में उपस्थित प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन कहाँ हो जाएगा दोस्तों, अमाशय में हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस अमाशय को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके प्रथम भाग को हम कार्डिक भाग कहते हैं। इसी भाग में सर्वप्रथम ग्रासनाल से अमाशय में बोलस प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, इसके दूसरे भाग को हम अंडस भाग कहेंगे, जिसमें मंथन गतियों के दौरान जो गैस निकलती है वो इसी दूसरे भाग में आकर के क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। ये ध्यान में रखना। इसके तीसरे भाग को हम क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे। इसके तीसरे भाग को बॉडी कहेंगे, जिसमें क्या होगा, आंशिक रूप से पाचन होगा और क्या होगा, भोजन का क्या होगा, संग्रहण होगा। ये भी ध्यान में रखना। इसके चौथे भाग को हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक भाग कहेंगे। इसी चौथे भाग से कायम निकलकर कहाँ जाएगा, ग्रहणी में जाएगा। ये ध्यान में रखना है। अमाशय के 4 भाग होते हैं। प्रथम भाग कार्डियक भाग से बोलस अमाशय में प्रवेश करेगा। द्वितीय भाग फंडस भाग में मंथन गतियों के दौरान जो गैस निकलेगी वो आकर के संग्रहित हो जाएगी। तृतीय भाग बॉडी, जो कि मुख्य भाग है अमाशय का, उसमें आंशिक रूप से प्रोटीन का पाचन होगा और 4 से 5 घंटे तक भोजन क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। चौथे भाग से जो कि पाइलोरिक भाग है, उससे कायम निकलकर कहाँ चला जाएगा, ग्रहणी में चला जाएगा। ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो क्या है, देखिएगा। कि बोलस जब ग्रासनाल से अमाशय में प्रवेश कर जाता है, कि बोलस जब ग्रासनाल से अमाशय में प्रवेश कर जाता है तो यह बोलस वापस ग्रासनाल में भी तो जा सकता है। इसे रोकने के लिए, इस बोलस की विपरीत गति को रोकने के लिए यहाँ पर एक कपाट उपस्थित होता है। यहाँ पर एक कपाट उपस्थित होता है जिसे हम कार्डियक कपाट या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। यानी कि इस बोलस की विपरीत गति को रोकने के लिए यहाँ पर एक कपाट उपस्थित होता है जिसे हम कार्डियक कपाट या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। मैंने ये भी कहा आपको कि इस अमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन स्टोर रहता है, लेकिन ये भाग खुला है। यहाँ से ये कायम जो बना है अमाशय में वो निकल करके ग्रहणी में जा सकता है, इसे रोकने के लिए यहाँ पर एक और कपाट पाया जाता है।
यहाँ पर एक और कपाट पाया जाता है जिसे पाइलोरिक कपाट कहते हैं। जिसे कौन सा कपाट कहते हैं? पाइलोरिक कपाट कहते हैं। इस डायग्राम के द्वारा आप इन दोनों कपाटों के बारे में जान सकते हो दोस्तों। ठीक है, एक बार यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना। दोस्तों, हमने अमाशय के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या है कि अमाशय का मुख्य कार्य क्या है? और ऑप्शन में आपको दिए जा सकते हैं कि भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना अमाशय का कार्य है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है कि प्रोटीन का पाचन करना अमाशय का कार्य है। और तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है कि भोजन का संग्रहण करना। और चौथा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है कि बोलस को कायम में परिवर्तित करना अमाशय का कार्य है। ये चारों ही कार्य अमाशय के हैं, पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुख्य कार्य क्या है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि जठर रस में जो HCl अम्ल होता है वो भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। और मैंने आपको बताया दोस्तों, कायम में उपस्थित प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन अमाशय में होता है। और मैंने आपको बताया कि अमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन क्या रहता है? संग्रहित रहता है। और मैंने ये भी बताया आपको कि बोलस पर तिरछी पेशियों के द्वारा जब मंथन गति करवाई जाती है और उसमें जब जठर रस मिलाया जाता है तो बोलस कायम में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये चारों के चारों कार्य अमाशय के हैं, पर पूछा क्या गया है कि मुख्य कार्य क्या है? तो अमाशय का मुख्य कार्य भोजन का संग्रहण करना है। आपको यह टिक लगाना है दोस्तों। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दोस्तों, हमने यह जान कर लिया कि अमाशय में बोलस किसमें परिवर्तित हो गया? कायम में परिवर्तित हो गया। यह कायम जब ये पाइलोरिक कपाट खुल जाएगा तो छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में आ जाएगा। छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में आ जाएगा। छोटी आंत क्या है दोस्तों? छोटी आंत एक 6.25 मीटर लंबी 6.25 मीटर लंबी एक पतली और अत्यधिक क्या है? कुंडलित नली है। ठीक है, छोटी आंत क्या है? एक 6.25 मीटर लंबी पतली अत्यधिक कुंडलित नली है। इस छोटी आंत के 3 भाग हैं। इस छोटी आंत के 3 भाग है। प्रथम भाग ग्रहणी, द्वितीय भाग जेजुनम और तृतीय भाग क्या है? इलियम है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले ये जो कायम है वो कहाँ आएगा? इस ग्रहणी में आ जाएगा। इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। प्रथम जो सी या यू आकार का भाग है उसे हम ग्रहणी या ड्यूडेनम कहेंगे। और जो आगे का कुंडलित भाग है, ये आगे का जो कुंडलित भाग है उसे हम जेजुनम कहेंगे। और जो अंत में जो कुंडलित भाग है उसे हम क्या कहेंगे? इलियम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये छोटी आंत हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। यह है पाइलोरिक कपाट। यह है पाइलोरिक कपाट। इस पाइलोरिक कपाट से ये छोटी आंत इस इलियोसिकल वाल पर, इस इलियोसिकल वाल तक फैली हुई है। ये छोटी आंत पाइलोरिक कपाट से इलियोसिकल वाल तक फैली हुई है। इस छोटी आंत का क्या कार्य है?
इस छोटी आंत का मुख्य कार्य पाचन एवं अवशोषण है, यानी कि पाचन और अवशोषण दोनों में ही इसकी मुख्य भूमिका होती है। पाचन में इसकी मुख्य भूमिका कैसे है वो हम देखेंगे, लेकिन अवशोषण में ये मुख्य भूमिका कैसे अदा करती है वो देखेंगे। अवशोषण करवाने के लिए जो जटिल पोषक पदार्थ से सरल पोषक पदार्थ बने हैं, उन सरल पोषक पदार्थों को अवशोषित कराने के लिए हमें सतह क्षेत्रफल अत्यधिक आवश्यकता है। सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा हो इसकी हमें आवश्यकता है। इसलिए क्या किया गया कि छोटी आंत की जो भित्ति है, छोटी आंत की जो भित्ति है उस भित्ति पर अंगुलीनुमा प्रवर्त बने, जिन्हें हम क्या कहेंगे, विलाई कहेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। इन्हीं विलाई की जैसे ये अंगुलीनुमा प्रवर्त यहाँ पर बने हुए आप देख सकते हैं, इन प्रवर्तों को हम क्या कहेंगे, विलाई कहेंगे। इन्हीं विलाई की जो कोशिकाएं हैं, जो ये कोशिकाएं दिखाई दे रही है, उनसे सूक्ष्म प्रवर्त निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं, जिन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं। यह क्यों उपस्थित है, क्योंकि अवशोषण सतह क्षेत्रफल हमें क्या करनी है, बढ़ानी है। अवशोषण सतह या सतह क्षेत्रफल हमें क्या करना है, बढ़ाना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सरल पोषक पदार्थ अवशोषित हो। दोस्तों, जो ये विलाई दिख रहे हैं आपको और जो ये माइक्रो विलाई दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ग्रंथ आपको दिखाई दे रहे हैं। इन ग्रंथों को हम क्या कहते हैं, लिबर खून की दरारें कहते हैं। क्या कहते हैं, लिबर खून की दरारें। इन दरारों से क्या होगा, आंतरिक रस का स्त्रवण होगा। किसका स्त्रवण होगा, आंतरिक रस का स्त्रवण होगा। यह आंतरिक रस और सी आकार की जो ग्रहणी है उसके पास में अग्नाशय नामक एक अंग लगा हुआ होता है, एक ग्रंथि होती है, जिससे क्या निकलेगा, अग्नाशय रस निकलेगा। कौन सा रस निकलेगा, अग्नाशय रस। देखिए दोस्तों, अग्नाशय रस। और लिबर खून की दरारों से क्या निकलेगा, आंतरिक रस। और यकृत होता है, इस यकृत से एक पीत नली निकलती है और पीत रस आकर इस छोटी आंत में निकलता है। पीत रस भी इस छोटी आंत के ग्रहण वाले भाग में आता है। ये तीनों रस मिलकर के इस छोटी आंत में पाचन का कार्य करते हैं। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा पाचन आहार नाल के कौन से अंग में, कौन से भाग में होता है, तो आपको आंसर करना है छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में सबसे ज्यादा क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों होता है, क्योंकि इसमें अग्नाशय रस, आंतरिक रस और पीत रस तीनों रस आकर के मिलते हैं, जिससे कि सबसे ज्यादा पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, इस ड्यूडेनम, इस जेजुनम और इस इलियम से अब ये भोजन इस इलियोसिकल वाल्व के जरिए किसमें प्रवेश करेगा, इस इलियोसिकल वाल्व के जरिए किसमें प्रवेश करेगा, बड़ी आंत में प्रवेश करेगा। ठीक है दोस्तों, बड़ी आंत का ये पहला भाग क्या कहलाता है, सिक्कम कहलाता है। बड़ी आंत का ये पहला भाग सिक्कम कहलाता है। इससे अब ऊपर की ओर इस तरह गति होगी और ये भोजन, ये जो काइल है, इस कोलोन में जाएगा। इसमें जाएगा, बड़ी आंत के दूसरे भाग कोलोन में जाएगा और अंत में इस रेक्टम में जाकर के ये अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएगा, मलाशय रेक्टम में। इस रेक्टम में यानी कि मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ जाकर के क्या हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस छोटी आंत के मुकाबले बड़ी आंत की क्या है, मोटाई ज़्यादा है लेकिन लंबाई कम है। ये जो छोटी आंत है अत्यधिक कुंडलित होती है यहाँ पर,
इस छोटी आंत की तुलना में इस बड़ी आंत की लंबाई कम है और मोटाई ज़्यादा है। इस संपूर्ण बड़ी आंत में जल एवं खनिज लवणों का क्या होता है, अवशोषण होता है। और मैंने ये बता दिया इसके 3 भाग हैं, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। सिक्कम में दोस्तों, सिक्कम में क्या होता है, सिक्कम में शाकाहारी जीवों में जैसे गाय भैंस, इनमें क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन होता है। यहाँ पर सेल्यूलोज के पाचन करने वाले सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं। इसी सिक्कम के पास एक वर्मीपोर अपेंडिक्स होती है जो अपने अंदर मनुष्य में क्या है, एक अवशेषीय अंग है। मनुष्य में क्या है, एक अवशेष अंग के रूप में विद्यमान है। दोस्तों, इस कोलोन में, बड़ी आंत के जो दूसरे भाग है कोलोन, इसमें 3 अनुदैर्घ्य पेशी तंतु उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, 3 अनुदैर्घ्य पेशी तंतु उपस्थित होते हैं। इन्हीं के कारण जो काइल है ऊपर की ओर गति कर पाता है। इन्हीं पेशी तंतुओं के संकुचन और शिथिलन से क्या होता है, ये काइल ऊपर की ओर गति कर पाता है, जिससे कि इन पेशी तंतुओं की जो संकुचन और शिथिलन से ये इतने बड़े बड़े उलट बन जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, होस्ट्रा। कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या देख लिया कि बड़ी आंत की क्या है, लंबाई तो कम है और मोटाई ज़्यादा है। इस संपूर्ण बड़ी आंत में केवल जल एवं खनिज लवणों का क्या होगा, अवशोषण होगा। बाकी सभी सरल पोषक पदार्थ इस छोटी आंत में अवशोषित कर लिए गए हैं। इस बड़ी आंत के 3 भाग हैं, प्रथम भाग सिक्कम और द्वितीय भाग कोलोन और अंत में रेक्टम में। सिक्कम में शाकाहारियों में सेल्यूलोज की पाचन करने वाले सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं। कोलोन में 3 अनुदैर्घ्य पेशी तंतु उपस्थित होते हैं, जिससे कि ये काइल ऊपर की ओर गति करता है। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात मैं और बता दूं कि छोटी अमाशय में जो कायम बना, उस कायम पर जब आंतरीय रस, उस कायम पर जब अग्नाशय रस और उस कायम पर जब पीत रस छोड़ा जाता है तो कायम अब काइल में परिवर्तित हो जाता है। आपको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, सबसे पहले मुख गुहा में क्या बना, बोलस बना। मुख गुहा में बोलस बना। अमाशय में ध्यान में रखना है क्या बना, कायम बना। और छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में क्या बना, काइल बना। और अंत में मलाशय में अपन इसे कह सकते हैं कि अब अपशिष्ट पदार्थ बचा है, जिसे अब इस मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये संपूर्ण भोजन का मार्ग हुआ दोस्तों। अपन ने शुरू से अध्ययन कर लिया कि मुख गुहा से भोजन जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी से जाएगा भोजन ग्रासनाल में, ग्रासनाल से भोजन जाएगा अमाशय में, और अमाशय से छोटी आंत के पहले भाग ग्रहणी में, उसके बाद जेजुनम में, उसके बाद इलियम में, उसके बाद बड़ी आंत के पहले भाग सिक्कम में, उसके बाद कोलोन में, और उसके बाद में रेक्टम में, और अंत में मलद्वार के द्वारा त्याग दिया जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखना, जो बड़ी आंत का दूसरा भाग है कोलोन, बड़ी आंत का जो दूसरा भाग कोलोन है, उसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। यह भाग उसका असेंडिंग कोलोन, यह भाग क्या कहलाएगा, असेंडिंग कोलोन यानी आरोही कोलोन। यह भाग उसका कहलाएगा अनुप्रस्थ कोलोन। और यह भाग डिसेंडिंग यानी कि अवरोही कोलोन कहलाएगा। और अंत में यह सिग्मोइड कोलोन कहलाएगा।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भोजन के का जो मार्ग है वो कंप्लीट समाप्त हो जाता है। हमने मुख गुहा से अंत में होता मल द्वार तक भोजन के संपूर्ण मार्ग को देख लिया है। अब हम प्रत्येक अंग जैसे कि मुख गुहा, आमाशय और छोटी आंत के बारे में और बड़ी आंत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मुख गुहा। मुख गुहा। दोस्तों, ये मुख गुहा एक प्यालेनुमा अंग है। एक प्यालेनुमा अंग है जिसका निर्माण कैसे होता है? देखो, इस मुख गुहा का जो छत है, इस मुख गुहा की जो छत है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तालु के द्वारा किया जाएगा। इस मुख गुहा का जो आधार भाग है, उस आधार भाग का निर्माण जीभ के द्वारा किया जाएगा। और इस मुख गुहा के सराउंडिंग में, इस मुख गुहा के चारों ओर क्या क्या उपस्थित होंगे? दांत और क्या होगा? गाल। यानी कि मुख गुहा की छत का निर्माण तालु के द्वारा, मुख गुहा के आधार का निर्माण जीभ के द्वारा, और मुख गुहा के सराउंडिंग में क्या उपस्थित होंगे? दांत और गाल उपस्थित होंगे। दोस्तों, ये जो तालु है तो क्या करेगा? मुख गुहा की छत का निर्माण करेगा। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कठोर तालु और दूसरा भाग कोमल तालु। ठीक है दोस्तों, कठोर तालु और कोमल तालु। कठोर तालु आगे की ओर उपस्थित होता है। इस भाग पर कुछ उभारनुमा संरचनाएं मिलती है हमें, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेटाइन रुगी। क्या कहते हैं? प्लेटाइन रुगी उपस्थित होती है। यानी कि ये मानना कि ये तालु है और यहाँ पर दांत उपस्थित है। ये आगे का जो भाग है, उस पर उभारनुमा संरचनाएं निकली हुई होती है, जिन्हें हम रुगी बोलते हैं। और ये भाग कौन सा है तालु का? कठोर तालु। इसके पीछे का जो भाग है उसे हम क्या कहेंगे? कोमल तालु कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रुगी, तो कठोर तालु पर ये जो रुगी उपस्थित है, ये क्यों उपस्थित है? ये क्या करती है? ये दोस्तों भोजन पर ग्रिप बनाने के लिए, भोजन पर ग्रिप यानी कि भोजन को पकड़े रहने के लिए ये रुगी नामक संरचना उपस्थित होती है, जिससे कि क्या होता है कि दांत आसानी से उस भोजन को चबा सके, इसलिए ये भोजन पर ग्रिप बनाई हुई रहती है। और कोमल तालु के अंत में हमने डिस्कस कर लिया कि एक अंगुलीनुमा प्रवर्त निकला हुआ होता है, जिसे हमने यूव्यूला कहा। ठीक है दोस्तों, ये तालु हो गया। अब इसके बाद में हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले इसका। दोस्तों, पहले हम जीभ के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम दांतों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जीभ क्या है? जीभ एक पेशीय संरचना है। जीभ क्या है? एक पेशीय संरचना है जो लार मिलाने में सहायक है और इसमें सहायक है और बोलस निर्माण में सहायक है। दोस्तों, इस जीभ का आधार भाग फ्रेनुलम से जुड़ा हुआ होता है और इस जीभ पर क्या उपस्थित होते हैं? पेपिला उपस्थित होते हैं। इन पेपिला में उच्च पर क्या होती है? स्वाद कलिकाएं प्रेजेंट होती है। क्या होती है? इन पेपिला में उच्च पर स्वाद कलिकाएं प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है? स्वाद का ज्ञान करवाती है। दोस्तों, हमें यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है, हमें ये ध्यान में रखना है कि बच्चों में स्वाद कलिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है। ये एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों में स्वाद कलिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है। यदि हम जीभ की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो जीभ का जो अग्रभाग है, वह अग्रभाग
मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है, मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है। इस अग्रभाग के पीछे का जो भाग है वो नमकीन स्वाद का ज्ञान कराता है, जो नमकीन स्वाद का ज्ञान कराता है। जीभ का अंत वाला भाग हमें कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाता है, इस स्वाद का कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाता है। और जीभ के पार्श्व भाग, जीभ के पार्श्व भाग हमें खट्टे स्वाद का ज्ञान कराता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगले वीडियो में हम संपूर्ण दांतों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे।